बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। मैं हूँ शिराज खान। तज्जियाकार सीनियर साफ़ी आयशा मसूद साहिबा हैं, अपना एक प्रोग्राम करती हैं रोज न्यूज़ पर। किताबों की मुसन्नफ हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। इस्लामाबाद में इस वक्त तशरीफ फरमाए। इनसे जरा पूछते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके वक्त का और बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान की हम्म, सूरत हाल इतनी इंटेंस है। जो जी इंटेंसिटी पैदा की गई है वो इंटेंसिटी इस वजह से पैदा की गई है, और फिर बाहर जो मुल्कों में हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, जो 1 करोड़ होंगे या 90 लाख होंगे, उनकी हम्म, जान पाकिस्तान में बसती है और वो इस वक्त फिक्रमंद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की अगर बात करें आयशा मसूद साहिबा, तो ये लोग, इनको एक होप मिल गई थी 75 साल में पहली दफा के एक ऐसा लीडर मिल गया हमें कि उसकी हम्म, वजह से पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर होंगे, या अपनी सरमायाकारी करेंगे, वहाँ जॉब्स करेंगे। तो पीछे देखना शुरू हो गए थे। और लेकिन अब तो बिल्कुल लगता यही है कि पार्टी पूरी जो है ऑल टुगेदर बैन होने जा रही है, और लीडरशिप सारी गिरफ्तार हो चुकी है। और अभी आर्मी एक्ट की बात हो रही है, अभी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो आप किस तरह इस सारी सूरत हाल को देख रही हैं? ये कि डराना डराना धमकाने वाली बात है कि इसके अंदर कोई सीरियस मामला हैं? बात यह है कि सबसे पहले चूंकि आपने ओवरसीज पाकिस्तानी का हवाला दिया, और मैं यकीन करें कि दिल से उन्हें सलाम पेश करती हूँ कि जिस कदर वो दूर रह के मुल्क के बारे में सोचते हैं, और उन्होंने फिर इसके फरसुदा निज़ाम को तब्दील करने के बारे में सोचा। ना सिर्फ सोचा बल्कि अमली तौर पर हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पीटीआई, जो उनकी उम्मीद थी भी और है भी, और इमरान खान से भी उनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि किसी ने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई, किसी ने मुफाद परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाई, किसी ने पाकिस्तान से जो चोरी होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। फिर जो अकरबा परवरी और सारा निज़ाम स्टक हुआ, और इन सारी चीज़ों के बारे में तो वो उम्मीद इसलिए बंदी के लोग बेचारे तरसे हुए हैं। 75 साल पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक जो निज़ाम चलता रहा है वो इस किस्म का निज़ाम था कि जिसमें पाकिस्तान की तरक्की के कोई इम्कानात ही नहीं थे। शख्सियात की तरक्की हो रही थी, ख़ानदानों की तरक्की हो रही थी। तो फिर ऐसे में जो आवाज़ सुनाई दी, और वो फिर सारे वही थे ना, मिले हुए थे। एक ख़ानदान जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है तो फिर पहला आ रहा है, फिर उन्हीं की औलादें आ रही हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी चुके रहते हैं दूसरे मुल्कों में, वहां उन्होंने देखी है जमहूरियत। और जमहूरियत भी वो वाली नहीं जो हमारे यहाँ अगर आ भी जाए तो जिसको लूली लंगड़ी कहा जाता है, और हम बेचारे उसी में खुश हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं। हम ये कहते हैं कि जी लूली लंगड़ी सही, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत रहे। तो उन्होंने तो उससे बेहतर एक मुकम्मल जमहूरियत देखी हुई होती है। और हम जब बैरून मुल्क जाते हैं तो हमारे लिए भी वो हैरान कुन होती है कि इस कदर लिखने पढ़ने की, बोलने की इजाजत है, और लिखने पढ़ने बोलने की, बात करने की इजाजत जो दी जाती है, वो इजाजत ही आपका निज़ाम दुरुस्त करती है। वो इजाजत ही, वो तनकीद ही सारे मामलात को बेहतर करने की तरफ जाती है, क्योंकि लोगों का जो सारी एफिलिएशन है, ताल्लुक है, वो मुल्क के साथ होता है। वो है, वो हम बदकिस्मत लोग हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान का मंजर देख रहे हैं। मैं वफाकी दारुल हुकूमत में हूँ। यही मैंने देखा कि जिस दिन हाई कोर्ट में इमरान खान खुद मौजूद हैं, चीफ वो बायोमेट्रिक करवा रहे हैं, तो उसी में अदालत के अंदर से जब उन्हें उठा कर ले जाते हैं, और वो खुद बाद में कहते हैं कि मुझे अगवा किया गया, तो यह कहाँ कानून और कहाँ की कोई चीज़ आपको नजर आती है? आप मुल्क से बाहर किसी भी जगह देखें, ऐसा कहीं नहीं होता। तो फिर साफ जाहिर है कि वो ये भी कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। और कि सारा कुछ जो हुआ ओवरनाइट, एक रात में, एक दिन, एक दो हम्म, दिनों में, ये सारा प्लान था पहले से। देखिए प्लान इसलिए नजर आता है कि पीटीआई के वर्कर्स को इसके रद्द, मैं इसलिए वो बात कर रही थी कि एक रद्द अमल आना था ना। रद्द अमल जब आया तो उस वक्त इमरान खान तो बंद है, अब पीटीआई के कारकुन निकलते हैं। वो कारकुन, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने लगी हूँ कि पीटीआई के कारकुन आप देख लें कि नौजवान है, ज्यादा तादाद में खवातीन है। और फिर ये एक पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका है जो पीटीआई के साथ है। वो पढ़े लिखे नौजवान है, वो किसी मदरसे से नहीं उठाए गए, या वो किसी दूर दराज के गांव से ट्रक भर के नहीं लाएंगे। सो वो बाशऊर हैं, अब वो एक नजरिया लेके चल रहे हैं। वो ये हरकत कैसे कर सकते थे कि इतनी सेंसिटिव इमारत पे आग लगाएं? ठीक है, वो निकले जरूर हैं एहतजाज करने। अब दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जिना हाउस का नाम, आप यकीन करें, हम पाकिस्तान में, हमारे एक रिश्तेदार आर्मी में, वो कहते हैं मैं 3 टने और
मैंने लाहौर में गुजारे, कभी जिंदगी में जिन्ना हाउस नहीं सुना। कोर कमांडर हाउस था, क्योंकि वहां कोर कमांडर रह रहा था, तो उसी की रिहायशगाह के नाम से था। आशा साहब ये भी झूठ है, क्योंकि जिना कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये 1943 में ये घर खरीदा था, और 3 महीने के बाद 1944 में इसको जो इंडिया पंजाब है उस वक्त का, उन्होंने अपनी तहवील में लेकर इसको फौजी बेस बना लिया था। उसके बाद बिल्कुल। उनको कभी मिला ही नहीं और कभी वो रहे ही नहीं। और फिर जब अच्छा। 69 में, एक बात मैं क्लियर कर दूं, 69 में हम्म। हुकूमत पाकिस्तान ने उनके वर्षा को इसकी कीमत अदा कर दी थी कि ये जिना हाउस से नाम से मुंसलिक है, और ये बाकायदा कोर कमांडर हाउस है, और ये उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन चूंकि इससे सियासत निकल रही है और बार बार ये कहा जा रहा है नहीं, कि सियासत देखिए, सियासत और हसास चीजें ले रहे हैं ना। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ले रहे हैं ना, ताकि लोगों को कहे किस तरह लोगों के जज्बात को उभारने का ये वाहिद तरीका ना कि आप कायदे आजम की बेहुरमती को और पाकिस्तानी बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकता, ये उनके सियासी नाम से इस्तेमाल के सियासी, तो झूठ बोला जा रहा है, और मेन ये स्ट्रीम सारा सियासी। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि बड़ी अहम बात है कि आप जीएचक्यू की तरफ नहीं जा सकते, आप कोर कमांडर के घर नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ते में सिक्योरिटी चेक होता है। आपके उधर गाड़ी ज्यादातर रुके तो वो चेक में आ जाती है, एजेंसियां खुद उसकी निगरानी कर रही होती हैं रास्तों की। तो आज एतजाज अहसन ने बड़ी अच्छी बात की, इतनी दूर से 2 घंटे चल चल के मजमा वहां जाता है, उनको इतनी हिफाजत से साफ सुथरे रास्ते क्यों प्रोवाइड किए गए, किसने किए? फिर उसमें जो हमारी, मैंने एक सवाल आज उठाया था, देखिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, खासकर आईएसआई की बात अगर करें, तो दुनिया की जो टॉप 10 एजेंसियां जिसमें रा है, मोसाद है, सीआईए है, एमआई5 है, इनमें से नंबर 1 रही है कई साल तक। तो इनको खबर नहीं हुई कि ये प्लानिंग हुई है और ये हमला हो सकता है जैसे कि कह रहे हैं। तो ये भी तो देखिए, सवाल है। यही सवाल है ना। आप ये सवाल देखें, अब मौलाना के धरने में जैसे लोग आए हुए थे ना, वही सवाल नहीं उठा सकते। वो बेचारे मासूम हैं, सीधे साधे हैं, गरीब घरानों के हैं, वो मदरसों में पढ़ने आए हैं, उनके अंदर सियासी शौर नहीं है, उनकी उस पार्टी के साथ नजरियाती वाबस्तगी नहीं है, तो वो तो ये सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बड़ा तबका मौजूद है, जो बाशऊर है, वो ये सवाल उठा रहा है ना कि ये कैसे हो गया। आप तो हमारी बेहतरीन एजेंसी हैं जी, हमें तो आप पर बहुत फख्र है, हमें अपनी फौज पर बड़ा फख्र है। हम रहमान को रास्ता दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जी बाहर हाँ, आकर। रास्ता पानी देखे, वहां पानी मौजूद है, सेरीना के पास से पुलिस खड़ी है, उन्हें गाइड कर रही है कि इस रास्ते से जाए, ठीक है ना। वो बजाय सेरीना में घुस जाते, बड़े इनोसेंट और सीधे साधे लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं हम क्यों आए हुए हैं। उनके इंटरव्यूज देख लें जो मुख्तलिफ चैनल्स ने वहां बैठ के उनसे बातचीत की, उन्हें खबर ही नहीं है। वो कह रहे हमें नहीं पता है, मौलाना ने कहा हम आगे। अब उन्हें पुलिस बाकायदा इस्लामाबाद में, बजाय वो किसी गलत स्ट्रीट पे जाते, किसी सेंसिटिव इमारत की तरफ चले जाते, उनको सरीना से पुलिस रास्ता बता रही है कि आपने इस रास्ते पे इधर जाना है। तो जो इमरान खान के लिए लोग निकले थे, उनके लिए भी यही इंतजाम होने चाहिए थे कि पुलिस के लोग खड़े होते, वो कोर कमांडर के घर के रोड पर जो हाके गए, उस हाके में उनको बताया जाता है कि जी ये चेक पोस्ट लगी, इससे आगे आप नहीं जा सकते, वो मुड़ जाते। तो फिर ये जो यहाँ लोग जो बाशऊर है पाकिस्तान के, और मेरा ख्याल है ओवरसीज जो है वो भी अगर रद्द अमल दे रहे हैं तो इसी बात पे दे रहे हैं। ऐसा हम कहते थे, अमन और अमान के नाम पर आपके फौज के हवाले किए गए ना बलूचिस्तान के, आपने 2 दिन पहले सुना कि वो भी फौज के हवाले कर दिया गया। अब यह है कि अगर मार्शल लॉ नहीं है ना, तो इसके बावजूद सूरत हाल मार्शल लॉ से कम भी नहीं है। हालात ऐसे हैं कि आप खुल के, काश काश ये समझा जाए, काश ये समझा जाए कि शिराज खान के प्रोग्राम में अगर मैं बस ये सहाफी ये बात कर रही हूँ तो इस मुल्क के लिए कर रही हूँ, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रही हूँ। यहाँ अगर आप तयशुदा असूलों पर कोई निज़ाम अपने दिमाग में जो आपने सोचा हुआ है वो मुसल्लत करेंगे, जो अवाम की ख्वाहिशात के बिल्कुल उलट होगा, वो कितनी देर चलेगा? तो फिर ये तो आप लूली लंगड़ी जमहूरियत से भी हाथ धोते नजर आ। अब मसला क्या है, सिर्फ एक वही -1 इमरान खान को माइनस करके पीटीआई मंजूर है, वो बाकी जो उसके नीचे के लोग हैं उनको वो नजर आए, वो आइंदा पीटीआई की बागडोर संभाले और वो माइनस, आगे पीटीआई को ले। आप समझती हैं कि माइनस हो जाएंगे? चूंकि यहाँ तो आपको पता है कि
बड़ी मुश्किल है। भुट्टो साहब को हम खत्म नहीं कर सके, बेनजीर को आप नहीं खत्म कर सके, उनके नजरिए को नहीं कर सके, नवाज शरीफ को नहीं खत्म कर सके, तो ये मुमकिन होगा? ये क्या डरा धमका कर, केस बनाकर, जेलों में डालकर पार्टी को खत्म करके कोशिश की जाएगी, पाबंदी लगाएं, ये करें, वो बार्गेनिंग होगी कोई? और फिर चूंकि वो देखिए पाबंदी, देखिए जिस तरह जिस इमरान खान तगड़ा हो गया है तमाम पार्टियों से, एस्टेब्लिशमेंट से, तो उसको कहीं और नेगोशिएशन की टेबल पे लाना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं ताकि वो नहीं, काश ऐसा हो कि उसको उसको बातचीत पे उससे बातचीत कर ले तो वहां से बेहतरी निकल आए। क्योंकि अगर खान को ये कहा जाए ना, अगर फर्ज करें, ये समझे कि वो क्यों बोलता है जी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, वो क्यों कहता है कि मुझे मार दिया जाएगा, वो क्यों कहता है कि ये कई नाम लेता है, ठीक है ना, कई लोगों के आपकी जो एजेंसी है उनके लोगों के नाम लेता है। अगर उसने ना लिए होते तो उसकी जान को खतरा था, तो आप उससे उस खतरात से निकाल लेना। आपने एक लीडर की जान को खतरे में क्यों रखा हुआ है? मत रखें, तो बेचैनी कब हो जाएगी ना, उससे बातचीत करें। वो ये तस्लीम नहीं हो रहा कि इस वक्त वो एक पॉपुलर लीडर है। देखें इस वक्त पार्लियामेंट में भी अपोजिशन मौजूद नहीं, ये मनमानी सारे अपने मनपसंद फैसले करते चले जा रहे हैं। आज पिछले 2 दिन से टीवी में देखें तो सारे हुकूमत के ही लोग, क्योंकि ये आपस में ही हुकूमत है, आपस में ही अपोजिशन है, ये जो रेवड़ियां सब आपस में बांट रहे हैं। अब जो मौलाना है, वो मौलाना धरना लेके आए, वो खुद हुकूमत में भी है और खुद धरना भी लेकर आ गए। तो ये इसमें आप अपोजिशन बदकिस्मती से पाकिस्तान में